कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में 2020 में लागू किसान कानूनों को वापस लेने का फैसला ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जो 3 कृषि कानून लागू किए गए थे उनको वापस ले रहा हूं और जैसे ही संसद का अभी शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जो कृषि कानून पारित हुआ था उसको संसद में कैंसिल करवाने की, उसे खत्म करवाने की अपील करके उसे खत्म करवाऊंगा। जैसे ही ये प्रधानमंत्री का बयान आता है उसके बाद थोड़ा सा किसानों में खुशी होती है। वहीं पर जो किसान आंदोलन कर रहे थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं तब तक धरना नहीं छोड़ूंगा, मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा अपने घर जब तक शीतकालीन संसद का जो सत्र शुरू होगा, जब तक उसमें इस बिल को खत्म नहीं कर दिया जाता। वहीं प्रधानमंत्री ने किसानों से अपील की है कि अब वो सिंधु बॉर्डर को छोड़ के, वो दिल्ली के जगहों को छोड़कर अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर वो अपने अपने घर जा सकते हैं। अब सरकार से उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो भी सरकार ने बिल पारित किए थे उन बिल को खत्म करके सरकार पुनः जैसी प्रक्रिया चल रही थी वैसी ही प्रक्रिया लागू कर देगी। लेकिन किसान इस बात से मानने के लिए साफ इनकार करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि वो 3 कृषि कानून क्या थी जिनके फिर से जो आज चर्चा में बन गए हैं। उन कृषि कानूनों को एक बार फिर से पहले जान लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। कौन से वो 3 कृषि कानून थे जिसने मोदी सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया और अंत में मोदी सरकार को वो बिल वापस लेने पड़े? आइए उन पर चर्चा कर लेते हैं। 3 कृषि कानूनों में पहला था कृषक उपज, व्यापार और वाणिज्य, जिसको संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 कहा गया। दूसरा कानून था कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। और तीसरा कानून था आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज मैं आपको, पूरे देश को यह बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। ये वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिन्होंने 2020 में 3 कृषि कानूनों को लागू किया था। आइए अब उन तीनों कृषि कानूनों को जानते हैं जिनका विरोध किया जा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हित में 3 कृषि कानून बनाए थे। पहला कानून था कृषक उपज, व्यापार और वाणिज्य, संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। दूसरा कानून था कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। और तीसरा और आखिरी कानून था आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। अब पहले देख लेते हैं कि कृषक उपज, व्यापार और वाणिज्य, जिसे संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 कहा गया, उसमें क्या क्या चीजें थी। इस कानून के तहत देश के किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए अधिक विकल्प मुहैया कराना मुख्य उद्देश्य था। यह कानून देश के किसानों को अच्छी कीमत पर अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता देता था। इसके अलावा यह राज्य सरकारों को मंडी के बाहर होने वाली उपज की खरीद फरोख्त पर टैक्स वसूलने से रोक लगाता था। वहीं पर इस कानून के तहत किसान अपनी फसलों को देश के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति, दुकानदार, संस्था आदि को बेच सकते थे। इतना ही नहीं, किसान अपनी उपज की कीमत भी खुद तय कर सकते थे। अब दूसरा बिल देख लेते हैं, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 में क्या क्या चीजें थी। इसमें था, इस कानून के अंतर्गत था कि देश भर के किसान बुआई से पहले ही तय मानकों और तय कीमतों के हिसाब से अपनी फसल को बेच सकते थे। सीधे शब्दों में कहें तो यह कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा है। इस कानून को लेकर सरकार का कहना था कि इसके जरिए किसानों को नुकसान का जोखिम कम रहेगा। इसके अलावा उन्हें फसल तैयार होने के बाद खरीदारों को जगह जगह जाकर ढूंढने की भी जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, इसके जरिए देश का किसान समानता के आधार पर न सिर्फ खरीदार ढूंढ पाने में सक्षम होगा, बल्कि उसकी पहुंच बड़े कारोबारियों और निर्यातकों तक बढ़ जाएगी। वहीं पर तीसरे कानून की बात करें तो आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 में क्या क्या चीजें थी, उसके बाद बात करेंगे कि
किस अधिनियम को लेकर सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन हुआ और कौन सा अधिनियम इसमें सबसे ज्यादा किसानों के लिए हितकर था और कौन अहितकर था। आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 में कहा गया कि फसलों के भंडारण और फिर उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने पहले एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया था, जिसके तहत व्यापारी एक सीमित मात्रा में ही किसी भी कृषि उपज का भंडारण कर सकते थे। वे तय सीमा से बढ़कर किसी भी फसल को स्टॉक नहीं रख सकते थे। नए कृषि कानूनों में आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 के तहत अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी कई फसलों को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा, अकाल या ऐसे ही किसी विपरीत हालातों के दौरान इन वस्तुओं के भंडारण पर कोई सीमा नहीं लगेगी। अब बात कर लेते हैं कि जब ये तीन कृषि कानून आए तो इसमें सबसे ज्यादा किस कृषि कानून को लेकर विरोध हुए। तो दूसरा कृषि कानून जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से आया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन जताए गए, क्योंकि इसमें किसानों को यह लग रहा था कि शायद हमसे हमारी जमीन को छीना जा रहा है। और आगे की प्लानिंग क्या थी सरकार की, आगे सरकार क्या करती ये तो नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से ये बिल लाया गया था, कहीं ना कहीं किसानों को यह लगा कि हमारी जो भी भूमि है वो अब खतरे में है, हमारी फसलों का जो मूल्य है शायद अब वो मेरे हाथों से निकलकर दूसरे के हाथों में चला जाएगा, मेरे अनाज का मूल्य निर्धारण अब कोई और करेगा और ऐसे में हम लोग आगे चल के नुकसान में होंगे। आगे की सरकारें आएंगी, वो क्या संशोधन करेंगी और फिर किसानों की हालत कैसी होगी, ये थोड़ा सा मुश्किल था। इसलिए आप कह सकते हो कि दूसरा बिल जो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, उसका सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन जताया गया। अब बात कर लेते हैं कि जब 2020 में नरेंद्र मोदी ने यानी कि बीजेपी सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को लागू कर दिया था, उसके तुरंत बाद ही इतने धरना प्रदर्शन हुए, दिल्ली में हिंसक झड़पें हुई और 600 से अधिक किसानों की इस एक साल के धरना प्रदर्शन के दौरान मौतें हुई। वहीं पर दिल्ली के अंदर बात करें तो जब उस समय 2020 में दंगा शुरू हुए, धरना प्रदर्शन शुरू हुए, तो कई ऐसी हिंसक झड़पें हुई जो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन को भी शर्मसार कर रही थी, क्योंकि वो धरना प्रदर्शन के अंतर्गत तो नहीं आती थी, आप कह सकते हो। फिर ऐसे में सरकार एक साल के बाद कल गुरु नानक जयंती पर, जो पहले सरकार कह रही थी कि मैं किसानों की ये बात नहीं मानूंगा, मैं किसानों के द्वारा ये जो तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की बात है इसको किसी भी हाल में नहीं माना जाएगा सरकार के द्वारा। अब सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस क्यों ले ली, जानने वाली बात ये रुचिकर होगी। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं 2020 में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार का ये अहम निर्णय हो सकता है। शायद सरकार को लगा हो कि 2022 में आने वाले चुनाव में ये कृषि कानून जिसका विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में चल रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा ना बन जाए, खतरे की घंटी ना बजा दे, इसलिए भी ये हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो जैसे ही ये तीन कृषि कानून आए थे, उसके तुरंत बाद पंजाब के अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। आप कह सकते हो कि पंजाब का अकाली दल बीजेपी से अलग हो गया था। फिलहाल आपको बता दें कि अकाली दल वो दल है जो बीजेपी को सबसे शुरुआत में बीजेपी के साथ जुड़ा था और कहीं ना कहीं पंजाब में अकाली दल का अच्छा खासा वर्चस्व है। पहले बात करें तो पंजाब में बीजेपी का वर्चस्व मात्र 10 से 12% था, वहीं अकाली दल के मिल जाने के बाद ये 35 से 40% पर पहुंच गया था। अब ऐसे में यह भी सवाल है कि 2022 के आने वाले चुनावों में अकाली दल के साथ में ना होने पर और भी ज्यादा समस्याएं खड़ी हो सकती थी, तो कहीं ना कहीं अकाली दल को साथ में जोड़ना भी इन कानूनों को वापस लेने की एक कड़ी हो सकती है। 2022 में यूपी में भी चुनाव आएंगे, यूपी में भी चुनाव हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक मुद्दा पकड़ लिया कि कृषि कानून जो ये सरकार लेकर आई है, कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये खतरा है, किसानों की जमीन को छीना जा रहा है, किसानों के हक में नहीं है। कहीं ये विपक्ष के नेता
अपने इस प्लान में कामयाब ना हो जाएं, विपक्ष के नेता अपनी सीट पर कब्जा ना कर लें यूपी में, इसलिए भी हो सकता है कि बीजेपी सरकार ने इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया हो। ये जो भी कृषि कानून हो, इनको वापस करने का फैसला लिया हो, और कहीं ना कहीं सियासत माहौल ही इन कृषि कानूनों को वापस लेने में एक अहम योगदान निभा रहा है। दूसरी तरफ आप कह सकते हो कि जो आंदोलन 1 साल चला है, उसके बीच में कई हिंसक झड़पें हुई हैं और कई किसानों की इसमें मौत हुई हैं इस आंदोलन के दौरान। यह भी आप कह सकते हो कि भारत में जो बीजेपी सरकार है उसको झुकाने का इस आंदोलन का भी एक अहम योगदान रहा है। जहां पर लाखों किसानों ने 1 साल से लाखों किसान धरने पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को झुकाने में इस आंदोलन का भी अहम योगदान रहा है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें ही सरकार को इस बिल को वापस करने के लिए अहम योगदान प्ले कर रही हैं। पहला, ये जो आंदोलन जो भारतीय किसान यूनियन के द्वारा लागू किया गया ये, और दूसरा ये जो 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है सियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया है तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का, जिस मकसद से लिया होगा या जो भी सोच के लिया होगा, वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या परिणाम होगा और क्या नतीजे होंगे, ये तो बाद की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सियासत का जो माहौल है, इस माहौल के दौरान ही इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना इस बात का एक साफ सबूत है, इस बात की तरफ इशारा करती है कि यूपी में विपक्ष की पार्टियों ने जो भी आरोप लगाए कृषि कानूनों को लेकर, आप कह सकते हो कि 2022 के जो आने वाले चुनाव हैं उसमें कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए या विपक्ष कामयाब ना हो जाए अपने मिशन में, अपने प्लान में, उसके लिए भी इन बिलों को वापस लेना एक कड़ी हो सकती है। अब सबसे बड़ी और सबसे अहम बात कि जो सरकार ने आज किया, ये क्या 6 महीने पहले नहीं कर सकती थी? जब आंदोलन शुरू हुए थे तब नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाएंगे। उसे यह नहीं पता था कि इन बिलों का इतना फर्क पड़ेगा, क्या ये जो कृषि कानून हैं इनसे हमारे आने वाले चुनाव के लिए भी खतरा बन जाएगा, खतरा सामने आ जाएगा। ऐसा पार्टी को नहीं लग रहा था, लेकिन अब लगा, और यह लगना जरूरी भी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी कोई भी सत्ताधारी अपनी पूरी ताकत के साथ सत्ता में होता है तो कहीं ना कहीं उससे कुछ गलतियां भी होती हैं, क्योंकि उसके सामने विपक्ष कमजोर हो जाता है, और विपक्ष का कमजोर होना कुछ गलतियों की भी एक, आप मान सकते हो कि शुरुआत होती है। क्योंकि अगर सत्ता में कोई विपक्ष मजबूत होता है तो सत्ताधारी वो चीजें नहीं कर पाता जो गलत होती हैं, लेकिन जब सत्ता में कोई विपक्ष मजबूत है ही नहीं तो राजा के हाथ में ही पूरी पावर होती है, वो चाहे अच्छा करे या बुरा करे। लेकिन इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये भारत गणतंत्र देश है। गणतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों के हाथ में सत्ता है, लोगों के हाथ में पावर है। और ये जो तीनों कृषि कानून आज वापस हुए, ये इस गणतंत्र का साफ उदाहरण है कि हां, आज भी ताकत जनता के हाथ में ही है, लोगों के हाथ में ही है। क्योंकि 3 कृषि कानून संसद में पारित होते हैं और उसके 1 साल के बाद फिर से संसद में खारिज होने के लिए बात कही जाती है, तो आप कह सकते हो कि हां, आज भी पावर जनता के हाथ में ही है, गणतंत्र के हाथ में ही है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, कल फिर मुलाकात होती है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथ नमस्कार।